चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं श्वसन तंत्र, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र का मतलब है कि अगर सांस का रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो सांस आपको छोड़ देगा, इसलिए रेस्पिरेटरी कहा गया है ना? ऐसे याद करेंगे। चलिए श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं तो श्वसन तंत्र को देखिएगा, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। श्वसन की बात करेंगे, आगे सांस की बात करेंगे। ठीक है, तो श्वसन में सांस की बात करेंगे। तो जंतु द्वारा आवश्यक अधिकांश जो है ऊर्जा हम मुख्यतः किस रूप में लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के रूप में लेते हैं। ये क्लियर हो गए। ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं, मतलब जीवों को आवश्यक ऊर्जा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट एवं लिपिड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। ऊर्जा मुक्त करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन का ऑक्सीकरण आवश्यक होता है। समझ गए? मतलब जंतुओं द्वारा जो आवश्यक जो अधिकांश हम ऊर्जा लेते हैं वो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं, उससे उत्पन्न होती है। मतलब कि ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना जी। और ऊर्जा को मुक्त करने के लिए ईंधन का ऑक्सीकरण होना जरूरी है, मतलब ऑक्सीकरण आवश्यक है, ये तो हम जानते हैं, इसलिए तो मैंने इसमें थोड़े से और डिटेल दिए। अब सांस लेने की बात करेंगे, प्रमुख विषय, प्रमुख विशेषता की बात करेंगे, प्रमुख परिभाषा की बात करेंगे, प्रमुख तथ्य की बात करेंगे। तो सांस लेना सबसे अच्छी बात है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है भाई? तो वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त वायु के या वायु को अंदर लेना, मतलब हवा को अंदर लेना, तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना। मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण कीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दीजिए, वही है सांस लेना। ब्रीथिंग उसी को कहते हैं। अब उसी में फिर श्वसन आ गया। श्वसन है तो श्वसन को बताइए, क्या बोलेंगे श्वसन के बारे में? फिर से सुन लीजिए कि कोशिकाओं में, मतलब सेल में ऊर्जा उत्पादन के लिए गैसों का आदान प्रदान एवं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ही श्वसन कहलाता है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। चलिए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम रेस्पिरेशन का अर्थ हम समझ गए, परिभाषा समझ गए। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं इसी पीडीएफ के दिया हुआ है, जिन्होंने पीडीएफ दिया है उन्हीं का जो है एक अच्छा पीडीएफ है और अच्छा कंटेंट है। जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे तो देखिए, शरीर में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या जलना श्वसन ही कहलाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, एक्स्ट्रा सुन लीजिए। और सुनिए, कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये हम भी जानते हैं भाई। और भी पॉइंट है जो कि जान लीजिए इस लाइन में, कि रक्त के माध्यम से ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, ये भी बात करते हैं। सेल में इनका ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा प्राप्त होता है, जो कि मैंने एक साइड में पढ़ा था, वही बात है। ऑक्सीजन जो है O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 बोलते हैं, और ये रक्त के साथ मिलेगा और मिलकर क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये आपका जो है सेल है, सेल में ऊर्जा आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये रक्त है और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को लेना है, देखिए लेने वाली प्रक्रिया दिया हुआ है, और ये जाने वाली प्रक्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाली प्रक्रिया है ना? क्लियर हो गए। अब श्वसन का रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। तो समीकरण की अगर हम बात करेंगे तो समीकरण जो है श्वसन का, तो C6H12O6 प्लस 6O2, ये हम शुरू चैप्टर में भी पढ़े थे। अब इसका समीकरण हम करते हैं तो किस रूप में समीकरण होगा? देखिए C6, मतलब C बोल रहा हूं यहाँ पे, फिर से सुन लीजिए। श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसका अगर सूत्र को जानिए तो C6H12O6 होगा। ठीक है, और इसका समीकरण अगर हम करेंगे तो 6 मतलब 6 CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 6H2O प्लस क्या होगा 670 कैलोरी होगा। समीकरण हो गया ना जी, मतलब कि पानी का तो हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, तो ये इन दोनों का समीकरण होगा ना, यही समीकरण है। तो अगर श्वसन का रासायनिक समीकरण दे दे तो आपको यही याद रखना है कि C6H12O6 प्लस 6O2 कर देना है, मतलब ऑक्सीजन के साथ करना है। उसके बाद समीकरण निकलेगा 6 हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर दीजिए, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर करेगा तो पानी को मिला दीजिए, मतलब 6H2O कर दीजिए प्लस 670 कैलोरी हो जाएंगे। ऐसे कॉम्बिनेशन कर दीजिए। तो ये सिर्फ बोले हम इसलिए क्योंकि याद कर लीजिए, समीकरण पूछ देता है कभी कभी।
चलिए, अब ग्लूकोज का ही सूत्र है ना, ये सब शर्करा का ही सूत्र है। चलिए, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न करता है। यही तो है सब, यही तो समीकरण है, ऊर्जा उत्पन्न ही करता है ना जी। मान के चलिए आपको हम समीकरण के रूप में बात करें तो देखिए, ये जो है आप इसको रक्त के साथ मिला दीजिए, और रक्त के साथ मिलाइएगा तो रक्त नालिका में पूर्ति होगा कि नहीं, तो ये तो समीकरण है कि नहीं। और याद रखेंगे कि शरीर में जो उपस्थित ग्लूकोज है वो ऑक्सीकरण के रूप में होता है, ऑक्सीकृत होगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न करेगा, ये तो हम जानते हैं। तो श्वसन, जलन, मतलब जलना, कोशिका, ऊर्जा की आवश्यकता, ये सब जो है ग्लूकोज के रूप में एकदम इंडिकेट होगा, और फिर बाद में जाके शर्करा के रूप में ये क्लियर होगा, ग्लूकोज के रूप में क्लियर होगा, यही तो है। चलिए, ये आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं श्वसन के प्रकार की बात करते हैं, मतलब हम सांस के बारे में पढ़ते हैं, उसके प्रकार पढ़ते हैं। तो हम दो रूप में पढ़ेंगे, व्यावी श्वसन मतलब एरोबिक श्वसन, और एक अव्यावी श्वसन जो कि एन एरोबिक श्वसन पढ़ेंगे। अब देखिए, एन एरोबिक बोलिए या एन एरोबिक बोलिए। एरोबिक श्वसन का मतलब होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन को बोलते हैं, और उसी तरह एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये बार बार रिपीट करने का इसलिए मेरी प्रवृत्ति है क्योंकि जिससे आपको आसानी से याद हो सके। चलिए, अब व्यावी श्वसन के बारे में चलिए जानते हैं कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन है, मतलब ऑक्सीजन में ये उपस्थित होता है, एरोबिक, याद रखिएगा। जिसे हम जैविक अजैविक पढ़े ना, वही है व्यावी और अव्यावी, जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब ग्लूकोज इसमें ज्यादा होगा, शर्करा जिसको कहते हैं, तथा अधिक ऊर्जा प्राप्त भी करेगा। ग्लूकोज है मतलब कार्बोहाइड्रेट कहिए और लिपिड कहिए, ये सब का होता है। तो इसमें जो है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, उसी को हम एरोबिक कहते हैं, श्वसन कहेंगे। अब अव्यावी श्वसन मतलब एनएरोबिक श्वसन क्या होगा, अजैविक। तो यह जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने वाला श्वसन है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगा यहाँ पे, ये ठीक है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण अपघटन होगा, अपूर्ण होगा मतलब पूर्ण होगा ही नहीं, है ही नहीं, कम ऊर्जा प्राप्त होगा, यही है। अब याद रखिएगा कि अब एरोबिक श्वसन की बात कर रहे हैं, इसमें चार प्रमुख चरण बांटे गए हैं, चार प्रमुख चरण बांटे गए हैं। और एक बात करते हैं चार कौन कौन है, तो एक आपका पहला देखिए ग्लाइकोलाइसिस है, याद रखिए ग्लाइकोलाइसिस है। दूसरा पॉइंट आप देखिए तो इसे पाइसवेट बोलिए, पाइसवेट ऑक्सीकरण बोलिए, जिसे लिंक रिएक्शन बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोला जाता है इसे, मतलब लिंक रिएक्शन के साथ अभिक्रिया करता है। लिंक रिएक्शन मतलब क्रिया किसके साथ करेगा, लिंक के साथ करेगा। याद रखिए, तो पाइरूवेट ऐसे पूरा है, यहाँ पे नहीं दे पाया है, शक कर दिया है, तो पाइरूवेट ऑक्सीकरण होगा। तीसरा आपका है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्रेब्स चक्र। और चौथा पॉइंट है हमारा, यह है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, मतलब आप इसे परिवहन श्रृंखला बोल दीजिए या आप जो बोल सकते हैं श्रेणी बोल दीजिए। ये टर्मिनल ऑक्सीकरण होता है, टर्मिनल होते रहता है, ये टर्मिनल मतलब टर्न में हो जाएगा, टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोलिए, या आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चैन बोल सकते हैं, ये चैन के रूप में चलता है, ठीक है। जो कि आपको और भी थोड़ा जानकारी लेना है तो माइटोकॉन्ड्रिया को एग्जाम्पल में रख लीजिए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को एग्जाम्पल में रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम्पल इसको आप ऐसे ही दे दिया गया, इसे हटा दीजिए क्योंकि इस पीडीएफ में नहीं दिया गया, ये दिया है कोई दिक्कत नहीं, खराब नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए एनारोबिक की बात करते हैं, तो इसमें अंतिम उत्पाद जो होता है एथिल अल्कोहल, मतलब इष्ट में होता है, और लैक्टिक अम्ल मतलब मांसपेशियों में होता है, यही दो रूप में होता है अंतिम उत्पाद। और इसके दो प्रमुख चरण है, किसके, एनारोबिक के। एरोबिक के कितने पूछेंगे तो चार बता देना है, जो कि हम पढ़े, और एनारोबिक का पूछे तो दो बताना है, मतलब आपको एरोबिक का जैविक का पूछे तो चार चरण में बांटा गया है श्वसन, और एनारोबिक को दो चरण में, जिसे हम बताएंगे ग्लाइकोलाइसिस और किण्वन, ये दोनों होंगे। तो दो ही है, मतलब इसमें ग्लाइकोसिस भी तो होंगे ही, लेकिन इसमें भी होंगे किण्वन के रूप में, मतलब फर्मिनेशन के रूप में, और ग्लाइकोलिस के रूप में, ये दो रूप में बांटे गए हैं। अब चलिए बात करते हैं
श्वसन कोशिका में होते हैं। ये थोड़े परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु सुन लीजिए कि श्वसन कोशिका में होता है, ये हम जानते हैं, सेल में होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है। व्यावि श्वसन में अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, मतलब जैविक में, एकदम सही बात है। अव्यावि श्वसन में कम ऊर्जा प्राप्त होता है, ये हम जानते हैं। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी बात हम मानते हैं, सत्य मानते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। और ग्लाइकोलाइसिस जो है कोशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्मा में होता है। ये श्वसन के प्रकार में और बचा हुआ था एरोबिक और एनारोबिक का पॉइंट, जो कि सुन लीजिए, ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से ही दिया जा रहा है। तो देखिए इस जो पॉइंट है किसमें होता है, ठीक है, तो दोनों के हिसाब से। तो ऐसे जीव जंतु जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं, ये भी थोड़ा सा बचा हुआ पॉइंट है। उदाहरण के लिए ले लीजिए कि अधिकतर जो है या अधिकांश जीव जंतु में होता है। तो ये एरोबिक जो श्वसन है ये अधिकतर जीव जंतु में आपको मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो सबको जरूरत होता है। और अब देखिए अंतर दोनों में डिफरेंट जो बता रहा है, इसमें है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है, ये हम पढ़ चुके थे, फिर से दिया हुआ है क्योंकि है कुछ हिस्सा। और इसमें इष्ट मतलब कवक, एग्जाम्पल में लीजिए कवक, जीवाणु, या कभी कभी मनुष्य की मांसपेशिया में होता है। मांसपेशिया मतलब लैक्टिक, जहां पे लैक्टिक अम्ल होते हैं, है ना, मांसपेशिया आप देख रहे होंगे जो घिसता है हम लोग का कभी कभी, उसमें आपको पाया जाता है एनारोबिक। इसमें मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, इसलिए फिर भी बोल सकते। अब इसकी क्रिया क्या है, किसकी क्रिया बता सकते हैं, मतलब कि एरोबिक की। एरोबिक की क्रिया क्या है, तो कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि अभी जस्ट ऊपर पढ़े थे क्या, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है, ऐसे याद किए थे ना हम लोग। और क्रेब्स चक्र किस में आता है, एरोबिक में आता है। चलिए, तो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और इसमें केवल कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा में होता है। कौन, एनारोबिक, है ना, महत्वपूर्ण तत्व में पढ़ाया था मैंने। चलिए ऊर्जा उत्पादन की बात करते हैं। ऊर्जा उत्पादन जो होता है एनारोबिक में और आपका एरोबिक में, दोनों में, जैविक और जैविक श्वसन। तो जैविक श्वसन में क्या है कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, मतलब कि एरोबिक में, एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा जी, है ना, होना ही चाहिए। और एक ग्लूकोज के अणु के टूटने पर कितने एटीपी का ऊर्जा का निर्माण करता है, 36 से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, क्योंकि हम बहुत बात पढ़े हैं एटीपी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही चलते एनारोबिक। एनारोबिक मतलब अजैविक श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है। पूर्ण विखंडन है, पूर्ण नहीं होता है। और यह जो है एक ग्लूकोज के अणु के टूटने पर 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। 2 ही एटीपी का निर्माण करेगा एक ग्लूकोज अगर टूटेगा तो, लेकिन इसमें ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अंतिम उत्पादन की बात करते हैं, जो कि हम एरोबिक एनारोबिक। अब बात करते हैं एनारोबिक की। तो एनारोबिक में तो हम पढ़ लिए थे अल्कोहल और CO2 और लैक्टिक एसिड, ये तो हम पढ़े थे क्योंकि हमारे शरीर के अंदर होता है। तो ये होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे पूर्ण नहीं होते हैं। लेकिन हम एरोबिक के बारे में नहीं पढ़े थे, मतलब जैविक श्वसन के बारे में नहीं पढ़े थे। इसमें CO2 और प्लस H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल, H2O मतलब जल, ऐसे याद रखिएगा। तो ये होते हैं, तो CO2 प्लस H2O जो है हमारा जैविक श्वसन में आता है, व्यावि श्वसन में आता है, और अव्यावि में अल्कोहल, CO2, लैक्टिक एसिड, ये अंतिम उत्पाद मतलब उत्पाद करता है ये। अब चलिए जंतुओं के श्वसन के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जंतु श्वसन की हम बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं एनिमल का जो है रेस्पिरेशन जो हम पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं श्वास मतलब श्वसन का प्रकार की बात करते हैं। श्वसन के प्रकार की अगर बात करें जिसमें हमको शामिल अंग होंगे, ऑर्गन जो हैं शामिल होंगे, इन्वॉल्व होंगे, और उदाहरण की बात करेंगे जो कि किस किस से उदाहरण में सम्मिलित है। तो देखिए कोशिका पृष्ठ श्वसन की बात करते हैं, मतलब सेल सरफेस की बात कर रहे हैं। तो सेल सरफेस में श्वसन के प्रकार में शामिल अंग कौन सा है, हमारा शरीर की समान सतह, मतलब हमारे शरीर का जो समान सतह है, मतलब जंतु का, याद रखिएगा। इसमें कौन आता है, सेल सरफेस में कौन आएगा, अमीबा सरफेस है, याद रखिए। पैरामीशियम जो कि पिक्चर आप देख रहे हैं इस तरह का रहता है, तो सरफेस है वो। तो इसमें जो है आपका शरीर का समान सतह पे इसको मिल जाएगा, सांस का जो प्रकार है इस पे मिलेगा। तो अमीबा कैसे लेगा, अपने शरीर से, पैरामीशियम शरीर से, ऐसे याद रखिएगा, सेल से। अब देखिए बातक श्वसन की बात करते हैं। बातक श्वसन मतलब बात करने वाला, है ना। तो ये श्वसन जो होता है ये श्वसन नाली होते हैं, श्वसन नाली होती है, मतलब इसमें बातक मतलब होते हैं तितली, उड़ने वाला, रेंगने वाला, कीट मकोड़े ऐसे बोल सकते हैं। तो कीट हो गए, चींटी और तितली का एग्जांपल में ले लीजिए, ठीक है। अब होते हैं क्लोम श्वसन।
क्लोम श्वसन क्या होता है बताइए? तो क्लोम श्वसन की अगर हम बात करेंगे तो ये गलफड़ा, गलफड़ा से कौन लेता है? मछली लेता है। तो गलफड़ा जो पानी में रहता है उसको आप बोल सकते हैं गलफड़ा से लेता है। अब एक होता है त्वक श्वसन। त्वक श्वसन क्या होता है? जो कि त्वक माने त्वचा, त्वचा से लेने वाला, तो वो मेढक लेता है, फ्रॉक लेता है, और भी लोग लेते हैं। और याद रखिएगा एक होता है पांचवा जो है फुसफुसी श्वसन। फुसफुसी मतलब होता है फेफड़ा से लेने वाला। फेफड़ा से लेने वाला उभयचर आ जाएंगे, दोनों आ जाते हैं। मेढक को भी आप रख सकते हैं, दोनों से लेता है, बाहर आता है तो फिर आपका, ठीक है। और सरीसृप पक्षी को भी रख सकते हैं फुसफुसी में, है ना। और रेंगने वाला को अपक्षी भी आपका आ ही जाता है। ये सब जो है फेफड़ा से संबंधित है। मानव भी फेफड़े से ही लेता है कि नहीं? चलिए, अब इस तरह के तो हम समझ गए। अब देखिए, अब एक बार इंग्लिश में भी मैं थोड़ा चर्चित कर देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं बताया नहीं। सेल सरफेस तो आप जान गए। चलिए, अब देखिए बातक श्वसन के बारे में मैंने नहीं बताया, ये सब नीचे जितने भी थे हम नहीं बताए, उसके बारे में सुन लीजिए। ट्रैकियल, ट्रैकियल मतलब होता है बातक श्वसन। ट्रैकियल, तो ये हम समझ गए ट्रैकियल क्या हुआ। और सुनिए लीजिए कि क्लोम श्वसन क्या है। तो क्लोम श्वसन को अगर मान लीजिए हो सकता है क्लोम श्वसन ना देके इंग्लिश में दे दे, तो उसे हम ब्रैंकियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रैंकियल बोल देंगे, जो कि गलफड़ा से लेता है। और बातक जिसे ट्रैकियल है वो श्वसन नली से लेता है, जो कि कीर्ति सब आ जाएगा। और ब्रैंकियल से जो लेगा वो गलफड़ा से लेगा, मछली आ जाएगा। अब देखिए त्वक श्वसन, त्वक मतलब त्वचा श्वसन, तो त्वचा श्वसन वाले को हम क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस। क्यूटेनियस, क्यूट है, क्यूटेनियस कर दीजिए, तो ये त्वचा से लेंगे। अब देखिए फुसफुसिया, फुसफुस करते हैं कान में। अब फुसफुस कौन करता है? गलफड़ा से सांस लेते रहते हैं, फुसफुस फुसफुस करते रहते हैं, है ना। आप देखिएगा जो कान फुसी करते हैं उनके लिए ये शब्द है, तो मजाक कर रहा हूं, सीरियस सुना लेंगे। फुसफुसिया श्वसन, इसको क्या बोलते हैं? अब आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इसके बारे में इंग्लिश में क्या जानते हैं? पल्मोनरी। तो पल्मोनरी बोलते हैं, जो कि फेफड़ा से लेते हैं। आप भूलिएगा नहीं ना? अब याद हुआ कि नहीं? कमेंट जरूर करेंगे, आपका एक सपोर्ट मुझे मजबूत करता है। जरूर करेंगे। आगे चलिए, अब चलते हैं अमीबा में श्वसन की बात करते हैं। अमीबा को और भी बात करेंगे, लेकिन अमीबा के बारे में आज क्लियर कर देते हैं। अमीबा के श्वसन की बात करेंगे तो अमीबा में श्वसन जो है सरल विसरण द्वारा होता है। आप ऊपर सबसे पहले ऊपर पढ़े सेल सरफेस, जो कि अमीबा से ही संबंधित है ना। तो पानी में घुली ऑक्सीजन, ये सब जो है अमीबा का सरफेस बताएंगे। कोशिका के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रवेश होता है, ये सब अमीबा से संबंधित है। तो अमीबा में श्वसन सरल विसरण द्वारा होता है। पानी या आसपास के वातावरण में घुली ऑक्सीजन और गैस कोशिका झिल्ली के माध्यम से ही कोशिका में विसरित होती है, तो इसकी सेल में विसरित होती है, इसलिए सेल सरफेस के माध्यम में जोड़ा गया है, जो कि अमीबा श्वसन लेता है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं? कोशिका में विसरित होता है, मिला हुआ होता है। महत्वपूर्ण बिंदु सुन लीजिए, व्यावी श्वसन में अधिक ऊर्जा जो है किस एटीपी में रहते हैं? तो एक मान लीजिए तो 1 ग्लूकोज कह दीजिए, तो 36 और 36 से लेकर 38 एटीपी प्राप्त करते हैं हम लोग व्यावी में। और अव्यावी श्वसन में कम ऊर्जा प्राप्त होता है, 2 एटीपी प्राप्त होता है। बस इतना ध्यान रखना है। व्यावी श्वसन जो होता है जैविक श्वसन जिसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अव्यावी श्वसन जो है केवल कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में होता है। क्लियर हो गया? नहीं होगा तो मजा भी नहीं आएगा। तो केचुआ के श्वसन, ये केचुआ है, ठीक है, केचुआ है ये। तो केचुआ जो सांस लेता है, पिक्चर से समझ जाइए, केचुआ है। केचुआ और जोंक आपको एक जैसे कैटेगरी में रखिए। तो केचुआ और जोंक जैसे जीव जो है उनकी त्वचा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब सांसों का आदान प्रदान करते हैं, है ना, त्वचा से करते हैं। और याद रखिएगा कि त्वचा द्वारा जो ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है और रक्त के माध्यम से शरीर की सभी क्रियाओं तक पहुंचाया जाता है। याद रखिएगा। तो केचुआ की जो है नम त्वचा जो है, जो हमारा ये स्किन जो है, उसके द्वारा जो है ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है। ऑक्सीजन करने के बाद, अवशोषित करने के बाद क्या होता है कि रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में सभी सेल में यहां तक पहुंचाया जाता है। सभी सेल में कहिए या सभी शरीर में। ठीक है, क्लियर हो गया? शरीर के पूरे अंग में। आगे चलेंगे, मछली में श्वसन की बात करेंगे। तो मछली में श्वसन कैसे होगा? तो मछली में गैसों का आदान प्रदान कैसे होगा? गलफड़ों के माध्यम से। आदान प्रदान, गैस मतलब हवा। हवा कैसे लेंगे? ऑक्सीजन कैसे लेंगे, है ना। इसलिए इसे गलफड़ा श्वसन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, गलफड़ा श्वसन भी कहते हैं, जो कि गलफड़ा से लेता है। श्वसन जो है जल के द्वारा मछली अपने मुंह में जल लेती है और इसे गलफड़ों से गुजारती है, मतलब गुजरता है।
और जल जो है बैगों से और गलफड़ों से वायु के माध्यम से ऑक्सीजन को जो है गलफड़ा द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना पढ़िए कि मछली में गैसों का आदान प्रदान होता है, गलफड़ों के माध्यम से होता है, इसलिए इसे जो है यहाँ पे गलफड़ा श्वसन कह दीजिए, नहीं तो एक और नाम जाना जाता है जिसे कुलूम श्वसन कहते हैं, जो कि हम ऊपर पढ़े थे। कुलूम श्वसन को क्या कहा गया था बताइए, याद है? तो कुलूम श्वसन को ब्रैंकिया कहा गया था, ब्रैंकिया। सेम ऐसा ही है, नजदीक जाएगा ना तो वो डर जाएगा, और जैसे ही दूर जाएगा ना तो अपना रूप में आ जाता है और बहुत खतरनाक लगता है। ये इसका जो है ना पूंछ, ये वाला पंख जो है यहाँ पे है, ये बीच में खाली है, समझ जाइए। चलिए, तो कीड़ों में श्वसन शरीर में खोले छिद्रों और वायु नालिकाओं की एक प्राणी होता है। इन खोले जो छिद्र हैं, खोल होता है यहाँ पे, ठीक है, इसका छिद्रों को स्पाइरल कहा जाता है। स्पाइरल के रूप में दिखेगा, आप स्पाइडर टाइप का देखिए ना, स्पाइरल, तो स्पाइरल कहा जाता है। और यह पूरी प्राणी जो है, मतलब टिड्डा वाला जो प्राणी है, वो गैसों का आदान प्रदान की सुविधा जो है प्रदान करती है, और इससे जो है बातक प्राणी कहा जाता है। बातक प्राणी हम पढ़े थे, बातक प्राणी मतलब कि श्वसन नली, इसका श्वसन नली होता है, कीट चींटी इस सब में आता है ये बातक, है ना, याद रखिए। तो बातक प्रणाली में आएगा। बातक प्रणाली को क्या कहा गया था बताइए, तो ट्रैकिया कहा गया, है ना। चलिए आगे चलेंगे। मानव में श्वसन की बात करते हैं, मानव में श्वसन की बात करते हैं तो हमारा नाश, मतलब नासा द्वारा नाश छिद्र होता है, ग्रसनी होता है, कंठ होता है, श्वसन नली होता है, ब्रोंकाई भी होता है। ब्रोंकाई जो होता है वो हमारा फेफड़ा वाला सिस्टम, फेफड़ा झिल्ली होता है, और डायफ्राम भी होता है। तो ये नासा द्वार है ये, ठीक है, क्या है, नासा द्वार है, नासा गुहा कह दीजिए इसको, नासा छिद्र कह दीजिए, या ग्रसनी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रसनी है, कंठ श्वसन नली है, फेफड़ा है, डायफ्राम है, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन सभी को श्वसन मार्ग ही कहा जाता है, श्वसन मार्ग में ही रखते हैं। क्लियर हो गए। अब इसी तरह से यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं नासा द्वार। नासा द्वार पढ़ेंगे, फिर नासा गुहा पढ़ेंगे। तो नासा द्वार जो है, नोज मतलब नाक, तो नोज ऐसे याद रखिए, नोस्ट्रियल, नोस्ट्रियल्स बोल दीजिए, ऐसे याद रख सकते हैं। तो नो अलग कर दीजिए, स्ट्रियल्स अलग कर दीजिए, तो नो माने नाक, तो नास द्वार, नासा द्वार। तो याद रखिए, श्वसन प्रणाली का पहला भाग जो है, श्वसन प्रणाली का पहला भाग जो होता है उसे नासा गुहा कहा जाता है। ये छिद्र मतलब गुहा, छिद्र गलत नहीं है, याद रखिए, खुलता है और वायु के द्वारा, मतलब वायु के माध्यम से जो है नासिक जो छिद्र हमारा होता है, नाक का जो छिद्र आप देख रहे हैं, इसके द्वारा या इससे गुजरती है। याद रखिएगा, नासिका जो इसे बोलते हैं, नासिका मतलब नाक, नासिका छिद्र में जो है छुपा हुआ, आप कहिए, हवा मार्गों को एकदम शुद्धिकरण के साथ सूक्ष्म, अंदर जो हमारा नाक के पीछे बाल होता है, ठीक है, उससे गुजरती है। तो और सुन लीजिए कि हवा मार्ग को रेखांकित करने वाली जो महीन बालों का जो है उसके द्वारा फिल्टर हो जाती है, मतलब हमारे नाक में जो बाल हैं उससे फिल्टर हो जाता है। और क्या कहते हैं, बलगम से भरा होता है, जिसके प्रक्रिया में मदद होता है। तो हमारे नाक में एक बलगम जैसा होता है, देखते हो, सर्दी अचानक कभी कभी आ जाती है, ठंड गर्म, तो इसके कारण हमारा नासा द्वार जो है आपको ठीक रहता है। नासा द्वार पढ़ा चुका हूँ, मतलब नासिका वाला। अब पढ़ा रहा हूँ नासा गुहा, दूसरा पॉइंट जो कि नाक से ही पढ़ रहे हैं। तो नासा गुहा का मतलब होता है नासिका, नासिका कैविटी की बात करें, नाक में क्या क्या कैविटी होते हैं वो पढ़ेंगे। तो रोम जैसा होता है, जो कि रोम का काम कुछ नहीं है, जिसे किलिया बोल सकते हैं। नाक है, बस इतना ध्यान के रोमा रहता है ना, जिससे हवा द्वारा होता है, फिल्टर होता है, जो कि नासा द्वारा में काम पढ़े थे हम लोग। अब घ्राण पिंड की बात करते हैं। घ्राण पिंड जो होता है लिक्विड जैसा होता है, बबल जैसा होता है, याद रखिएगा। और एक होता है सीबेशियस ग्रंथि, जो कि गर्म और ठंडा का महसूस कराता है, सीबेशियस यहाँ पे, ठीक है, गर्म और ठंडा का महसूस कराता है। और एक बोमन ग्रंथि होता है, जो कि गंध की जानकारी देता है, गंध की जानकारी देगा कि यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, गंध की जानकारी देगा। बस यही रोल है इसका। अब रोल तीसरा देखते हैं ग्रसनी की। ग्रसनी की रोल क्या होता है, ग्रसनी को हम अगर देखा जाए तो हम फ्रैंकिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैंकिस बोलते हैं। तो फ्रैंक है,
मतलब बिना मतलब का है, मतलब कि इसमें भोजन का जो आप यहाँ पे देखते हैं भोजन, जैसे कि भोजन का द्वार और नाक का द्वार एक ही है, नाक का द्वार एक ही है, और भोजन करते समय नाक का द्वार बंद हो जाता है और सांस लेते समय फिर भोजन का द्वार बंद हो जाता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो यह पाचन तंत्र और श्वसन प्रणाली का एक उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है दोनों के लिए, एक जगह पे ही कॉमन है। इसलिए देखते हैं कभी कभी भोजन खाते समय हंसते हैं, बोलते हैं तो सड़क जाते हैं, समझ गए, तो ये होता है। चलिए कंठ की बात करते हैं, कंठ की देखते हैं, खाटी द्वार भी बोलते हैं उसको आपको दर्शनी को। चलिए चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट है कंठ। कंठ को हम इंग्लिश में अगर देखा जाए तो हम इसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है कंठ को, याद रखिएगा। एडम्स एप्पल जैसा दिखेगा आपको, है ना। कंठ जो है, आप यहाँ पे काटी लेज देख रहे होंगे, ये काटिलेज कहा जाता है, उपरस्थि कहा जाता है, या उरस्तु कहा जाता है, रस्तियों कहा जाता है, हड्डी को कहा जाता है, का बना होता है, ये हम जानते हैं। याद रखिएगा मतलब कंठ के अंदर जो है पतले पतले वोकल वॉइस होते हैं, वोकल कॉर्ड क्या है, वोकल वॉइस का ही वोकल कॉर्ड होते हैं, अथवा ध्वनि रज्जु पाए जाते हैं, इसमें ध्वनि रज्जु ही पाए जाते हैं, इसलिए बोल पाते हैं, याद रखिएगा। और इसे कंठ को हम लैरिंगस बोलते हैं, लैरिंगस बोलिए, जैसे फ्रैंकस उसे लैरिंगस। अब चलते हैं हम लोग श्वसन नाली को। श्वसन नाली का क्या रोल है, तो श्वसन नाली जो होता है, ये नाली पूरा है, आप यहाँ पे देखिए श्वसन नाली है, ठीक है, देख रहे होंगे। तो श्वसन नली, इसकी लंबाई जो है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, ये हम जानते हैं। इसमें सी आकार का, मतलब सी आकार का आपको दिख रहा है, ठीक है, सी आकार का दिख रहा है। और हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, ये उपस्थि बोलते हैं ना, उपास्थि हड्डी को बोलते हैं, तो हाइलिन कार्टिलेज जो सी आकार का आपको दिख रहा है, हाइलिन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे ये देखिए ना, रिंग जैसा नहीं बना हुआ है, इसी को हाइलिन बोला गया है, पिक्चर में देख ही रहे होंगे आप, है ना। तो हाइलिन, हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है, ये हम जानते हैं, जो कि वायु दाब को नियंत्रित करती है, क्या करती है, वायु दाब को नियंत्रित करती है, ये हम जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें याद रखिएगा कि एडम एप्स उपस्थित रहता है, तो एडम एप्स जो है पुरुषों में, याद रखिएगा एडम एप्स उपस्थित रहते हैं, मतलब एप्पल कार्डियस बोलिए, उपस्थित रहता है, जिससे आवाज में गहराई आती है। और छल्लों का कार्य क्या है, इसमें छल्ला जो आपको दिख रहा है, इसमें छल्लों का क्या कार्य है बताइएगा, तो श्वसन नली को चिपकाने नहीं देता है, मतलब श्वसन नली को चिपकने नहीं देता है। और लगभग 15 से 20 जो है सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, तो सी आकार के छल्ले कितने पाए जाते हैं, 15-20 पाए जाते हैं, जितना भी है, ठीक है, जो कि उपस्थि, उपस्थि मतलब कार्टिलेज के बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं, उपस्थि मतलब कार्टिलेज, हड्डी कहीं है, रूप है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, फेफड़ा की बात करते हैं, 6 पॉइंट फेफड़ा। फेफड़ा क्या है कि लंग्स की बात करते हैं, फेफड़ा जो है लंग्स, ये दो हल्के वजन के स्पंजी पाउच होते हैं, स्पंज जैसा होते हैं, बुलबुले रहेंगे, जो कि फ्लूरल नामक झिल्ली, यहाँ पे देख लीजिए मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, से ढका होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ब्रोंकाई, आगे कई ब्रोंकाइयों में विभाजित होता है, कई ब्रोंकाइयों में विभाजित होता है, याद रखिएगा, कई ब्रोंकाइयों में, मतलब शाखा के रूप में कहिए होता है। और ब्रोंकियोल्स, देखिए ब्रोंकियोल्स के अंत में जो है वायु कोशीय थैली, या आप उसे एल्वियोली, एल्वियोली मौजूद होता है। एल्वियोली मतलब ये बूंद 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 जैसा दिख रहा है, शाखा जैसा, पत्ती जैसा, उसी कहते हैं। और एक ब्रोंकियोली, ब्रोंकियोली मतलब ये वाला बड़ा वाला मोटा वाला जो शाखा आपको छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा छिद्र में जो बटा हुआ है, उसे ब्रोंकाई बोलते हैं, बस इतना ही रहा। तो आपसे सवाल कैसे पूछ सकता है, ये देखते हैं फेफड़े में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम बताएंगे ब्रोंकाई जो कि, और ब्रोंकियोल्स, और एल्वी ऑयल। एल्वी ऑयल जो है हमारा वायु कोश के रूप में होता है, या वायु कोशी थैली के रूप में जानते हैं, इससे हमारे फेफड़े में मजबूत होता है, और इसमें स्पंजी पाउच जैसा दिखता है, इसमें झिल्ली होते हैं, जिससे कि हम फ्लूरल, फ्लूरल टाइप का लिक्विड टाइप का बोल सकते हैं, वैसे याद कर सकते हैं। अब चलिए ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बारे में जान लीजिए, ब्रोंकाई क्या है, तो ब्रोंकाई श्वसन नली दो ब्रोंकाइयों जो है, दो ब्रोंकाइयों बाएं और दाएं में बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है, याद रखिएगा, जिसमें जो है प्रत्येक फेफड़ों में प्रवेश करती है, प्रत्येक फेफड़ों में प्रवेश करती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रत्येक फेफड़ों में होती है, जो कि आप श्वसन नली को पहला से अगर देखेंगे श्वसन नली की, तो यही वाला जाके आगे जाके फेफड़ा में मिल जाता है, जो कि जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम जो आप कवर देख रहे हैं, इस कवर को डायफ्राम कहते हैं, देख रहे हैं, तो डायफ्राम जो है ये बछोदर, मध्यपट, वक्ष गुहा एवं
अंदर गुहा के बीच में स्थित होता है, तो अंदर गुहा के रूप में स्थित होता है। कंकाल पेशियों से बनी एक आंतरिक चादर है जो कि झिल्ली है। चादर कहिए या आंतरिक झिल्ली कर सकते हैं, वही होता है। मध्यपट की बात करें तो दोनों गुहाओं के को अलग करता है और श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कवर इसका, ये अंदर से जो है आपको खोखला दिखता है जैसे मध्यपट है, और ये कवर है, एक तरह से कवर का रूप निभाता है, और ये श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सब समझ गए। और देखिए श्वसन तंत्र में आपका पीडीएफ जो दिया जाएगा थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन आप देख लीजिएगा। श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं तो श्वसन का ब्रीथ में बांटा गया है। जैसे श्वसन लेना जिसे इनहेंस बोलते हैं, और श्वसन छोड़ना एक्सहेलेंस बोल लीजिए। याद करने के लिए एक्स माने बाहर, इन माने अंदर। और आप सुने होंगे एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, मतलब कि एक्स मतलब छोटा हुआ, इन मतलब मेरे पास मतलब है, तो इन मतलब लेना और एक्स मतलब छोड़ना, ऐसे याद रखेंगे। तो चलिए, तो इसमें देखिए लेने वाला जो है CO2 कितना लेते हैं हम लोग, 0.03% लेते हैं, 0.03% लेते हैं। और O2 कितना लेते हैं हम लोग, 21% लेते हैं, सांस लेते हैं। और नाइट्रोजन भी देखा जाए तो ये हम लोग देखा जाए तो 78.1% कहेंगे सांस लेने में। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, समझ गए। तो सांस लेने में हम लोग, अगर मान लीजिए छोड़ने की बात करें तो CO2 हम लोग 3 से 4% छोड़ते हैं, छोड़ने की बात होगी तो। और O2 कितना छोड़ते हैं तो 16%, 21% लेते हैं और 16% छोड़ते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और Na2 कितना करते हैं तो सेम, जितना लेना है उतना छोड़ना है, तो नाइट्रोजन से कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आगे बात करेंगे, डायफ्राम की बात करते हैं। तो डायफ्राम जो है, थोड़ा जानकारी लीजिए, डायफ्राम पढ़े थे तो डायफ्राम नीचे की ओर देख सकते हैं आप, नीचे की ओर डायफ्राम रहेगा तो सांस लेने की बात होगी। फेफड़ा की बात करेंगे तो विस्तार इसका, जब सांस लेने में जब लीजिएगा ना, सांस जब मान लीजिए अभी सांस ले रहे हैं तो डायफ्राम क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और फेफड़ा क्या होगा, विस्तृत होगा, बड़ा होगा जब सांस लीजिएगा तो, और आकार में बड़ा हो जाता है जब सांस लेने की बात होती है। और छोड़ने की बात अगर होगी तो डायफ्राम के हिसाब से ऊपर की ओर जाएगा। डायफ्राम देखिए ये ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि छोड़ रहा है ना, तो सिकुड़ रहा है तो ऊपर जा रहा है। फेफड़ा संकुचन हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और आकार इसका छोटा हो जाएगा। जैसे सांस को बाहर निकलेगा तो छोटा हो जाता है। इसलिए कहते हैं ब्रीथिंग करने से, जब देखे होंगे योगा करते समय सांस को बाहर निकालना, अंदर लेना, थोड़ा स्पीड करते हैं तो उससे हमारा फेफड़ा सुरक्षित रहता है। ये करना चाहिए हर बार, मॉर्निंग करिए चाहे शाम में कीजिए या सोने से पहले करना चाहिए। चलिए, ये सब लेक्चर देते रहते हैं, सुनिए, नहीं तो हटा दीजिए। श्वसन के चरण की बात करते हैं, स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। इसके निम्न चरण है, निम्न चरण है भाई। तो चलिए, तो पहला चरण है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है कि ये इसमें जो होता है ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस में होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ये अजैविक है, मतलब कि अवयवी श्वसन है, मतलब एनएरोबिक श्वसन में आता है। ये कोशिका द्रव होते हैं, इसमें जो ग्लाइकोसिस जो होता है, जो पढ़ रहे हैं, इसमें आपको साइटोप्लाज्मा मतलब कोशिका द्रव के रूप में होगा। क्लियर हो गए, ठीक है। और याद रखिए ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज जो आप देख रहे हैं, जो ग्लाइकोसिस बोलते हैं ग्लूकोज, इसमें कौन सा अम्ल होता है, पायरोबिक अम्ल होता है। पायरोबिक अम्ल बोला जाता है, जो कि 2 अणु होते हैं। और ग्लूकोज का सूत्र तो आप जानते हैं, C6H12O6 होते हैं। अब देखिए 4 अगर ATP वाला देखा जाए, अगर मान लीजिए 2 ATP होते हैं तो 4 ATP आपके पास अगर है तो 2 ATP का श्वसन में जो है उपयोग होता है, 2 ही होगा, याद रखिए। इसमें ग्लाइकोसिस में क्यों होगा, क्योंकि हम ऊपर पढ़े थे कि अजैविक में आता है, अजैविक में 2 ATP होता है। अगर ये जैविक होता मतलब एरोबिक होता तो हम ज़्यादा बोलते, 36 से लेकर 38 ATP बोलते हैं, लेकिन इसमें कम होता है। अब शुद्ध लाभ कितना होता है 2 ATP का, मतलब 2 ATP खत्म हुआ, 4 ATP अगर आपके पास है तो 2 ATP खत्म और 2 ATP शुद्ध आपको लाभ मिलेगा। अलग हो जाते हैं, दोनों में बढ़ जाते हैं। अब इसी में और देखिए EMP चक्र भी कहते हैं, किसे, ग्लाइकोसिस वाला जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोसिस पढ़ रहे हैं जो कि ग्लूकोज से संबंधित है, इसमें EMP जो होते हैं इसके चक्र भी होता है। EMP चक्र कहते हैं, याद रखिएगा, चक्र का प्रोसेस है। सांस में तो यही सब प्रोसेस होता है, ठीक है। और देखा जाए तो एक ग्लूकोज बराबर कितना होता है, 2 पायरोबिक अम्ल होता है। 2 पायरोबिक अणु बनाता है, अम्ल बनाता है, याद रखिएगा। अगर एक ग्लूकोज है तो टूटेगा तो, ठीक है। ये हो गए। अब बात करते हैं 2 ईस्ट का।
अब इष्ट मतलब कवक को रखिए, बैक्टीरिया को रखिए, याद रखिएगा। तो इष्ट वक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसका आप प्रोसेस देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है कि C6H12O6 है, जो कि इसके साथ समीकरण करेंगे O2 की अनुपस्थिति और कोशिका द्रव के साथ अगर हम समीकरण करते हैं तो पायरुविक अम्ल में जो है आपका प्रोसेस होगा। अब पायरुविक अम्ल को अगर हम और तोड़ते हैं तो हमको C2H5OH में प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP लगा दीजिए तो ये आपका समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ग्लूकोज का ये अपूर्ण विखंडन होता है क्योंकि यहाँ 6 है और यहाँ पे देखिए विखंडन 2 ATP में मतलब अपूर्ण होगा। अब ये जो अवयवी जो कहते हैं श्वसन, यहाँ पे अपूर्ण है, विखंडित नहीं हो पा रहा है, याद रखिएगा। तो अवयवी श्वसन है, क्या है ये समीकरण जो है अवयवी में आता है क्योंकि इष्ट बैक्टीरिया जो है इसमें कोई विखंडन नहीं होते, अपूर्ण विखंडन होते हैं, याद रखना है। अधूरा, कभी कभी मांसपेशियों की बात करेंगे तो कभी कभी मांसपेशियों का भी हम पढ़ते हैं। तो मांसपेशियां भी हमारा क्या है, एनारोबिक है, एरोबिक नहीं है, एनारोबिक, क्योंकि मांसपेशियां जो है हमारा लैक्टिक अम्ल होते हैं। तो इसमें भी अधूरा है क्योंकि अवयवी श्वसन में आता है, अधूरा है, अपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अपूर्ण ही है ये भी। तो कैसे इसका समीकरण देख लीजिए, C6H12O6 है, ये ग्लूकोज का सूत्र है, याद रखिएगा। इसके साथ अगर समीकरण करते हैं O2 की अनुपस्थिति होती है, O2 होता ही नहीं, ऑक्सीजन होता ही नहीं है, और कोशिका द्रव, इन दोनों के साथ अगर समीकरण करेंगे तो ये भी पायरुविक अम्ल ही निकलेगा, पायरुविक अम्ल ही निकलेगा और लैक्टिक अम्ल के रूप में ये कन्वर्ट तो हो जाएंगे और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP, ये भी अरोबिक है, ये अधूरा ही है, अपूर्ण विखंडन ही है, ऐसे भी आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे क्रेब्स चक्र बचा हुआ था, क्रेब्स चक्र को पढ़ लेते हैं। क्रेब्स चक्र को हम व्यावी श्वसन में रखेंगे, याद रखिएगा, व्यावी श्वसन, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या कोशिका श्वसन होगा। व्यावी मतलब होता है जैविक, याद रखेंगे। और उत्पाद की बात करेंगे तो ये पायरोविक जैसे होता था वही पायरोविक, टी लग गया तो पायरोविक प्लस O2 का मिश्रण कीजिएगा तो CO2 प्लस H2O प्लस जो है लॉन्ग्स कर दीजिएगा, जो कि 2 ATP ऊर्जा बनाती है, ज्यादा नहीं बनाता है, 2 ATP बनाता है, इसमें सर्किल होता है। इसी तरह आप चले जाइए इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में, जो कि ये भी आपका व्यावी श्वसन में ही आता है, जैविक श्वसन में आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, याद रखिएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, याद रखेंगे। और कोशिका श्वसन जो है इसका प्रोसेस है, आप देख रहे होंगे। और आयंस के साथ जो है ऑक्सीकरण करता है और जिसमें आयंस एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाएगा और 34 ATP ऊर्जा बनाता है। कितना ऊर्जा बनाता है? 34। और आपका क्रेब्स चक्र जो है 2 ATP बनाता है, ज्यादा नहीं बनाता है, ये ध्यान रखना है। अगर और बात करें, फ्लो चार्ट की बात करेंगे तो फ्लो चार्ट को हम सोचते हैं, फ्लो चार्ट देखते हुए चलिएगा तो बताते हैं। ये जो सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज है, उसके साथ किसके साथ करेंगे चक्र? तो देखिए ये यहाँ पे भी जाएगा तो ETS चक्र, याद रखिएगा, ठीक है। उससे पहले हम ऊपर की समीकरण की बात करें तो EMP जो होता है, जिसे हम पूरा तरह से ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, शॉर्ट में EMP चक्र बोलते हैं, ठीक है, जो कि कोशिका तरफ साइटोप्लाज्मा ऊपर देखें, इसमें प्रयोग हम लोग करते हैं। आइए पायरुविक, इसमें याद रखिएगा कि ग्लूकोज तोड़ने की पहली मशीन होती है EMP, ठीक है, कहते हैं, याद रखना है। इसे साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा में होता है, याद रखिएगा, जो कि हम पढ़े हैं। और एक है पायरुवेट, पायरुवेट बोलिए या पायरुविक को ही पायरुवेट कर दिया जाता है। अगर देखा जाए तो ग्लूकोज की मशीन, याद रखिएगा, ग्लूकोज की मशीन अपना काम खत्म करती है तो ग्लूकोज टूट कर 2 टुकड़े के हिस्से में बनती है और इसी हिस्से को हम पायरुवेट कहते हैं। बस यही समझाने के लिए मैंने बोला, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसी का समीकरण के साथ अगर इसके साथ मिलेगा तो ACCO डॉट A है, मतलब पॉइंट A है। इसका मतलब होता है एसिटाइल, एसिटाइल को एंजाइम बोलते हैं, एसिटाइल को एंजाइम होता है, एमन एंजाइम होता है। ये क्या होता है कि पास या टिकट होता है ना, की तरह ये काम करता है। अपरवित जो कोशिका को जो है पावर हाउस मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के रूप में बदलना पड़ता है, तो इसी के माध्यम से ये बदलना पड़ता है। जैसे CO2 की अनुपस्थिति होती है, CO2 बोल रहा हूँ, O2 की अनुपस्थिति होती है तो कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा है, इसी के अंदर है, तो ये साइट्रिक अम्ल में जो है परिवर्तित हो जाती है। किसमें होती है? साइट्रिक अम्ल में। तो यही साइट्रिक अम्ल का रूप में परिवर्तित हो जाती है, समझ गए? तो साइट्रिक अम्ल तो हम समझ गए, एसिड। ये मुख्य रूप से चक्की होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। कौन है? ACCOA, ठीक है, याद रखिए, इसमें घोलकर जो है बाहर निकल जाता है छोटे छोटे कण में। अब देखिए इसी में आपका इस चक्र के बाद आ जाता है इधर से भी और इधर से भी ETS। ETS मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक परिवहन तंत्र,
चक्र में बन जाता है। अब बनकर कितना क्या निकलता है, CO2 प्लस H2O प्लस 34 ATP निकल जाता है। यही है अंतिम जो है परिणाम होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O ATP ऊर्जा का पैकेट जिसे बोलते हैं ATP, करेंसी कहिए ऊर्जा का, इसमें जो है आपको मिल जाता है। यही निकल के समीकरण आपको क्लियर करता है। ठीक है, समझा दिया। अब चलते हैं गैसों का परिवहन की बात करते हैं। तो गैसों का परिवहन जो होता है, ये परिवहन जो है, ये क्या लिख दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। हाँ, कुपी कुपिकाएं हैं। कुपिका मतलब फेफड़े, फेफड़े इंडिकेशन में फेफड़ा समझिएगा। कुपिका मतलब फेफड़ा, यहाँ पे ही फेफड़ा सेट रहता है, याद रखिएगा। तो फेफड़ा श्वसन के दौरान जो है नाइट्रोजन गैस अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित जो देखे 78.1% दोनों में रहती है, जैविक अजैविक। और देखा जाए डायफ्राम देखिएगा तो दोनों में अपरिवर्तित रहेगा फेफड़े में, है ना, याद रखिएगा। एक मिनट रुकिएगा, फिर से बढ़िया से यहाँ पे देखिए, श्वसन तंत्र का मूल इकाई होता है कुपिकाएं मतलब फेफड़ा। और श्वसन के दौरान देखा जाए तो नाइट्रोजन गैस जो है अपरिवर्तित रहता है। सही बात है, 78.1% रहता है, याद रखिए, परिवर्तित नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। O2 ग्लूकोज के दहन में काम करता है, तो ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के रूप में काम करता है, जलाने के रूप में करता है। ग्लूकोज दहन से CO2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखिए ग्लूकोज जो है दहन, दहन मतलब जलना। तो ग्लूकोज दहन से CO2 प्राप्त होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यदि वायु जो है, वायु कुपिका, कुपिका मतलब फेफड़ा को याद रखिएगा, सतह को फैलाया जाए तो लगभग 80 मीटर स्क्वायर को कवर करेगी। 80 मीटर कवर करेगी। देखिए पसलियां जो है ऊपर और बाहर की ओर होती है, फेफड़ा के अंदर होता है। डायफ्राम नीचे की ओर अगर है तो आप जानते हैं श्वसन लेना होता है, अगर श्वसन छोड़ना होगा तो डायफ्राम ऊपर की ओर होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। और पसली नीचे और अंदर की ओर होता है, याद रखिएगा। ये जो नीचे और अंदर की, यही आपका बढ़ेगा घटेगा, यही होता है। और भी बातें करें तो चूंकि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है, और जलीय जीवों में सांस लेने की दर जो है स्थलीय जीवों की तुलना में बहुत तेज होती है। यही है हमारा। अब बात करते हैं सांस लेने के दौरान पसलियां ऊपर और बाहर की ओर जाती है, गति करती है, और डायफ्राम नीचे की ओर गति करेगा। तो डायफ्राम नीचे की ओर गति करेगा, ऊपर आएगा तो अटक ही जाएगा, है ना, तो नीचे की ओर गति कर। तो आपका डिपेंड करता है डायफ्राम के ऊपर की ओर और नीचे की ओर कैसे जाएगा। ठीक है, तो ये है श्वसन लेते समय नीचे की ओर मतलब ऊपर जाएगा, लेने के समय नीचे और छोड़ने के समय ऊपर जाएगा। यही है हमारा डायफ्राम। और भी चलिए, ये नरेन अकाडमी पर आप देख सकते हैं। और सोच बदलो भविष्य बदलो, ये मेरा थोड़ा सा आप स्लोगन देख सकते हैं। और भी है जो कि आप भविष्य जानते हैं। और चलिए जो बचा है उसे क्लियर कर देते हैं। बचा हुआ क्या है, हाँ ये बचा हुआ है, जो पॉइंट बचा हुआ था ये क्लियर है। यहाँ पे सुनिए, 1 मिनट में ब्रीथ जो होती है बड़े में वो 15 से 18 मिनट होता है। 1 मिनट में आप 15 से 18 मिनट मतलब 18 बार आप ले लेते हैं सांस, ये वयस्क में एडल्ट में है। और श्वसन की दर पर नियंत्रण की बात करें तो मेडुला अवलगेंटा करता है, याद रखिएगा, मेडुला अवलगेंटा का काम है नियंत्रण करने का काम है, याद रखिएगा। और श्वसन की दर अगर देखा जाए, दर रेट देखा जाए तो हम कैसे दर को नापते हैं, कैसे मापते हैं, तो स्पाइरोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, स्पाइरोमीटर से नापते हैं। वातस्फीति की बात करते हैं, तो वातस्फीति क्या होता है, वातस्फीति को हम बोलते हैं एम्फीसीमा, एम्फीसीमा बोला जाता है। एम्फीसीमा क्या होता है, यह संक्रमण धूम्रपान आदि के कारण होता है, याद रखिए। यह जो है वायु कोशीय सेप्टा के टूटने के कारण जो है, इसमें जो है क्या होता है, समान आप एल्वियोली बोलते हैं ना, एल्वियोली जो किनारे किनारे रहता है, आप देख रहे हैं, उसी को बोला जाता है, उसी में होता है। अब वातस्फीति में जो है टूटी हुई एल्वियोला आप देख सकते हैं ऐसे टूट जाता है जब धूम्रपान करते हैं, तो याद क्या धूम्रपान से बोला जाता है, जिसे सेप्टा बोलते हैं। वायु कोशीय जिसे बोलते हैं ना, उसी को एल्वियोली बोला जाता है। तो ये जो है ब्रोंकीओलस में जो है रुकावट के कारण होता है। ब्रोंकीओलस के रुकावट में आएगा, जो कि ब्रोंकी पढ़ेंगे, याद रखिएगा। इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम ब्रोंकाई डायलेटर्स और O2 थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, ब्रोंकोई या ब्रोंको डायलेटर्स और OT थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब O2 मतलब कि ऑक्सीजन का, OT मैंने बोल दिया O2। चलिए दमा की बात करें, अस्थमा की बात करें, तो ये सब जो बीमारी होती है ये वायु मार्ग
संकुचित हो जाता है, मतलब हवा नहीं जाने के कारण होता है, सांस लेने में रुकावट पैदा करता है। जिससे वायु मार्ग है इसमें संकुचित अगर हो गया इस तरह का तो दिक्कत हो जाता है। यही तो आगे चल के बुढ़ाई में ठंडा पानी ज्यादा पीने से, धूम्रपान करने से यही होता है। निमोनिया की बात करें, निमोनिया का जो है एल्वियोली जो होता है, जो इसके अंदर जो छिद्र है छोटे छोटे, इसके अंदर एल्वियोली और ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स जिसे लसिका या श्लेष्म का संचय कर सकते हैं, इसमें लसिका बन गया या जो भी है, तो ब्रोंकियोलस में लसिका और श्लेष्म, ठीक है, मुकस जिसे बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं, का संचय हो जाए, जमा हो जाए, यह बैक्टीरिया और वायरस संक्रमण के कारण होता है। ये बैक्टीरिया और वायरस से हो जाता है, जैसे कोरोना आया था तो इससे भी हानि हुआ था, इससे यही तो बंद हो जाता है। आगे बात करते हैं ब्रोंकाइटिस। अब देखिए ब्रोंकाइटिस क्या होता है, तो ये होता है अत्यधिक धूम्रपान के कारण श्वास पत्र की झिल्ली में सूजन हो जाता है। ये झिल्ली हो जाता है कभी कभी, झिल्ली होने के कारण, सूजन होने के कारण छींक आ जाता है, नाक बंद होने लगता है, कोफ होने लगता है ना। चलिए अब तपेदी क्षय रोग की बात करते हैं। तपेदी क्षय रोग क्या होता है, तो ये क्षय रोग जो है जिसे हम टीबी बोलते हैं, फेफड़ों में जीवाणु संक्रमण है, जीवाणु संक्रमण है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण हो जाता है। तो टीबी जो होता है जिसे क्षय रोग बोलते हैं, तपेदी बोलते हैं, ये जो है हमारा ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी को भी बोलते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण हो जाता है, याद रखना है, इस तरह का हो जाता है। ये स्वस्थ श्वसन और स्वस्थ जीवन से आधारित जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित है, ये मैंने बता दिया। और याद रखिएगा, नलिन अकादमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि मेरे पास ये स्लोगन हमेशा अंत में रहेगा। आप चाहें तो सुन सकते हैं कि सोच बदलो भविष्य बदलो, आज की मेहनत कल की सफलता की नींव है, रुको मत, थको मत, क्योंकि मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। याद रखने वाली बात यह है कि समय का सही उपयोग करें, नियमित अध्ययन करें और समझ कर पढ़ें, याद अपने आप होगा। लक्ष्य बनाएं और उस पर डटे रहें। सफलता एक दिन नहीं प्रतिदिन मिलती है। और एक अच्छा लाइन है, सबसे अच्छा लाइन, मैं अपनी पढ़ाई कर लेता हूँ, विश्वास खुद पर रखो, मेहनत नलिन अकादमी के साथ कर लो, सफलता निश्चित तुम्हारी कदम छुएगी। ये थोड़ी अपनी मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। एक अच्छी बात यह है कि एक लक्ष्य एक दिशा, यही आपकी सफलता की परिभाषा है, याद रखने वाली बात है। और ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं है, यह बात सत्य है। आज देखिए, आज ज्ञान नहीं है तो आज क्या क्या कलयुग में हो रहा है। हर दिन कुछ नया सीखो, खुद को बेहतर बनाओ, लक्ष्य बड़ा रखो, लेकिन लक्ष्य बड़ा है तो मेहनत उससे भी बड़ा करो, कामयाबी कदम चुमेगी। आज की पढ़ाई कल की कमाई, यही तो हमारा लक्ष्य है ना। तो चलिए, सपने जाग कर भी देख सकते हैं, सोकर मत देखिए, क्योंकि जागा हुआ सपना पूर्ण हो सकते हैं, सोया हुआ सपना कभी नहीं होता। चलिए, नलिन अकादमी पे धन्यवाद देखने के लिए। जल्द आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक आपका बायोलॉजी का।